नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे जो क्लास 10th का जो मॉडल पेपर आया है 2024-25 में, तो उसका हम लोग सब्जेक्ट मैथ का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अप्रोक्स 30 को, ठीक ना। इस 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो 31 क्वेश्चन के बाद 38 तक जो होगा वो पार्ट नंबर 2 में करेंगे। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में करेंगे ये सब वीडियो को, क्योंकि वीडियो पूरा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम आपको पार्ट बाय पार्ट से कराएंगे। तो चलिए, ये जो मॉडल पेपर आप लोग को दिया गया है थोड़ा सा लेकिन डिफिकल्ट जैसा क्वेश्चन घुमा घुमा पूछा है, लेकिन आसान सा क्वेश्चन है, आपको पूरा अच्छी तरह से हम समझाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आपको नियम पता होना चाहिए कि देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार होगा ये 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन आने ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें 4 गो विकल्प दिया रहेगा और आपको टिक मारने के लिए 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, आपको सही विकल्प को चुनना पड़ेगा। उसके बाद 31 प्रश्न से लेकर 38 तक फिर क्वेश्चन रहेगा, फिर 39 से लेकर आपका 46 तक रहेगा, 45 तक रहेगा, फिर 46 से लेकर इस तरह से 52 तक क्वेश्चन रहेगा। अब बनाने के लिए पूरा कहा जाएगा, आपको हम पार्ट बाय पार्ट बनाते वीडियो जाएंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है, ये सेक्शन नंबर ए का है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, रुकिए पहले कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। 1 नंबर में कहा है कि p इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ये चैप्टर, ये क्लास 9th में शून्यक पूछा जाता है और 8 में आप लोग वाला भी शून्यक पूछा गया, तो अच्छी बात है, ठीक है। वहाँ तो आपको मुंह से ही कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का, आपको हम हल करके आपको आसानी तरीके से बता दे रहे हैं, आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, जब भी शून्यक पूछेगा तो यहाँ कितना पूछा है, एक्स स्क्वायर माइनस 27 का, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 27 का शून्यक पूछेगा ना, तो ये बराबर 0 मान लेना। ये जो पी एक्स है ना, ये बराबर 0 मान लेना, तो उसको छोड़ दीजिए, ये बराबर 0 मान लेना। अब ये बराबर जब 0 मान लिए हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर को रहने देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर को रहने देंगे। ये जो माइनस का 27 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 27, क्या हो जाएगा, प्लस का 27। अब 27 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर हटेगा, एक्स स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट बैठेगा, क्या बैठेगा, रूट बैठेगा। रूट का मतलब समझते हैं, स्क्वायर। अब ये रूट हमेशा हो जाए ना, ये वर्गमूल का चिन्ह हमेशा इसके आगे प्लस माइनस दीजिएगा, क्या दीजिएगा, प्लस माइनस। जैसे अगर -4 का आप स्क्वायर करते हैं तो आंसर आएगा 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। और अगर +4 का भी आप स्क्वायर करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, 16 आता है। यानी प्लस में या माइनस में आंसर 16 आता है, इसलिए वर्गमूल के आगे प्लस माइनस चिन्ह दीजिएगा। अब x का जो वैल्यू से निकलेगा, 27 का वर्गमूल कितना निकल जाता है, 27 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा आपका, तोड़िए तो यहाँ 2 3 तिया 9 तिया 27, यहाँ प्लस माइनस रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 को 3 मिल गया तो 1 को 3 रूट के बाहर, उसके बाद फिर अंदर में बचेगा 1 रूट 3, यानी प्लस माइनस 3 रूट 3, प्लस माइनस 3 रूट 3 आपका ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में ध्यान से देखिए, प्लस माइनस 3 रूट 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इसको आप समझ गए होंगे। आप चाहे तो इसे उतार के रख सकते हैं, ये काम देगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है कि यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, ये बहुपद आप लोग का हो सके कि वहाँ पर छाप दिया जाएगा या फिर नहीं छापता है। वो होता है कैसे, जैसे ये वाला जो रेखा है, ये बहुपद का ग्राफ है, ये आपका x होता है, ये आपका x डैश होता है, ये आपका y, ये आपका y डैश। इससे पूछा है कि x अक्ष में 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। सपोज दैट, देखिए, एक बिंदु यहाँ पर हो गया, दूसरा बिंदु यहाँ पर हो गया और तीसरा बिंदु यहाँ पर हो गया, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें कितने शून्य होंगे, तो 3 शून्य होंगे। अगर 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो 3 शून्य होंगे, अगर 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो 2 शून्य होंगे। जैसे इस तरह से पूछेगा तो इस तरह से 2 को शून्य होगा। 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो 3 शून्य होंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। इसमें कहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। सपोज दैट 1 और 2, ये 2 को परिमेय संख्या, दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। इन दोनों के बीच में कई गो परिमेय संख्या हो सकता है। इन दोनों के बीच में ना अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। अनंत, अनंत का मतलब समझते हैं, अनेक या इनफाइनाइट कर सकते हैं। ऐसा क्या है, 1.1, फिर 1.2, 1.3, 1.4, फिर 1.11, फिर 1.12, फिर 1.13, इस तरह से अनंत जा सकता है। माने 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF यानी मसा क्या होगा। यहाँ पर बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा।
क्रमिक का मतलब होता है लगातार, ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। क्रमिक का मतलब क्या होता है? लगातार। आप क्या पूछा है? सम संख्याओं का मसा, तो दो क्रमिक, तो सम संख्या शुरू से कितना होगा? 2 होगा, उसके बाद कितना होगा? 4 होगा, उसके बाद आपको 2 ही ठो लेने के लिए कहा है। 2 क्रमिक, क्रमिक मतलब लगातार लेना है और सम संख्या लेना है, तो 2 और 4। अब इसका पूछा है कि एचसीएफ कितना होगा, तो 2 और 4 का एचसीएफ निकालेंगे तो एक ही बार में कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ कितना निकल जाएगा? इसका एचसीएफ 2 ही निकल जाएगा, यानी 2 और 4 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 निकल जाएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी नंबर आप करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। वहाँ OMR शीट पर नहीं आप लोग का रहेगा, केवल आंसर लिखने के लिए रहेगा। इस तरह से बनाना नहीं पड़ेगा, इस तरह से बनाना नहीं पड़ेगा, केवल आपको टिक मारना पड़ेगा। आप चाहे तो इसे मुँह से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन, 2 चरों x y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल हो सकते हैं? ये क्लास 9th का क्वेश्चन है और क्लास 10th का भी है। इसमें कहा है कि ax + by + c = 0 दिया है। अब ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप दिया है। अब कोई भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप जब इसको हल करेंगे तो इसका जो हल होता है, इसका हल अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। अनंत मतलब अनेक हल हो सकते हैं, अनगिनत, जिसका कोई गिनावट नहीं है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल जो होगा अनंत होगा, यानी अनगिनत, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6वां नंबर, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है? देखिए, आपको याद होना चाहिए कि जो अनुपात होता है A1/A2 और फिर B1/B2 जब बराबर नहीं रहता है, फिर A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं रहता है C1/C2, तब क्या होता है? और जब A1/A2 और बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 ये रहता है, तो ये क्या होता है? देखिए, ये वाला प्रतिच्छेदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी होता है और ये संगत होता है। प्रतिच्छेदी होता है और क्या होता है? संगत होता है। तो इसमें कहा है कि असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, तो असंगत, तो असंगत किस में होता है? आपका A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें क्या होता है? इसका अनंत हल होता है। क्या होता है? अनंत हल नहीं, ये इसका अनंत हल नहीं, उसका अनंत हल इसको क्या बोलते हैं? समानांतर होता है, समांतर होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है संपाती। नीचे वाला में क्या होता है? संपाती। और इसी में होता है असंगत। क्या होता है? असंगत। तो इसके लिए कौन सा चाहिए? असंगत वाला ऑप्शन किस में रहेगा? प्रतिच्छेदी वाला में तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें संगत है, तो ये तो कट गया। दूसरा नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें क्या है? समानांतर। तो समांतर कौन वाला है? ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संपाती वाला में नहीं होता है, संपाती वाला में नहीं होता है। अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा है कि x² - 3x + 2 बराबर 0 का एक मूल है। तो इसको निकालने का 2 उपाय है आपके पास। एक तो आप निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से मूल निकाल सकते हैं, या फिर मूल निकालने की विधि से निकाल सकते हैं, d बराबर फार्मूला का यूज करके b² - 4ac वाला से। आपको मैथखंड का गुणनखंड वाला से निकाल रहे हैं। इसका हम बीच वाला 3x को तोड़ दे रहे हैं, 1x - 2x, ठीक है। 1x और 2x जोड़ेंगे तो -3x आ जाएगा। तो यहाँ से x को यहाँ से कॉमन पकड़ेंगे तो x कॉमन निकलेगा, तो बचेगा x - 1, और यहाँ से -2 कॉमन में 2 निकलेगा, तो यहाँ बचेगा x - 1 बचेगा, इक्वल टू 0 मान लेते हैं। मूल निकालने के लिए हम बराबर 0 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से जो x - 1 जो कॉमन मिला था, ये वाला और ये वाला, इसको एगो लिखेंगे, और ये जो बाहर में आपका x है और ये इसका बाहर में -2, इसको एक साथ लिखेंगे। अब इसका शून्यक निकालिए, x - 1 इक्वल टू 0, और फिर इधर से x - 2 इक्वल टू 0। दोनों का मान 0 है, बराबर 0 होगा। यहाँ x का मान निकालेंगे तो ये +1 निकलेगा, यहाँ x का मान निकालेंगे तो ये +2 निकलेगा। तो 1 और 2, तो 1 और 2 कौन सा ऑप्शन? 1 तो है नहीं, तो इसमें पूछा है कि एक मूल क्या होगा, तो एक मूल 2 हो जाएगा। तो 2 आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। एक भी हो जाता, लेकिन एक आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, तो 1 नंबर आपका नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ये थोड़ा मतलब 3 नंबर के क्वेश्चन में इसको पूछना चाहिए था, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया है। आपको बताते हैं, 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक। देखिए, विषम संख्या समझते हैं, 1 3 धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक पूछा है,
तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से चलते रहेगा। ये क्या है? ये धनात्मक संख्या है। क्या है? धनात्मक संख्या। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि धनात्मक होना चाहिए और वो विषम होना चाहिए, तब इसको छांटिए। तो पहला हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 5, इसके बाद हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, याद कीजिए, जिनके वर्गों का योग 290 आना चाहिए, यानी इस तरह से संख्या होना चाहिए। और इसका यदि हम स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे ना, तो दोनों को जोड़कर 290 आना चाहिए। अरे बाबा किधर जा रहा है? दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए? 290 आना चाहिए। तो इसे हम कौन कौन सा संख्या मानेंगे, थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना पहला विषम धनात्मक पूर्णांक। तो पहला विषम धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर मान लेते हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक। आप लोग लिखिए, चल जाएगा। पहला मान लेते हैं x, तथा अब यहाँ मान लेते हैं दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर। देखिए लगातार बोला है। अब विषम पूर्णांक जैसे पहला अगला 1 है, तो दूसरा विषम पूर्णांक क्या निकलता है? 3। अगर 1 में क्या जोड़ें कि 3 आया, तो 2 जोड़ें। तो पहला वाला अगर x है तो इसमें हम 2 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। तब हम दूसरा वाला धनात्मक पूर्णांक को निकाल पाएंगे। तो दूसरा हो जाएगा x + 2, जिनके वर्ग का योग 290 है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, माने प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में कहा है कि दोनों धनात्मक पूर्णांक को पकड़िए और दोनों का वर्ग कीजिए। तो पहला वाला और दूसरा वाला दोनों का वर्ग कीजिए और दोनों के वर्ग को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया? 290 आ जाएगा। ये आपका कितना आएगा? 290। तो यहाँ x का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ a + b के होल स्क्वायर रूट में तोड़ दीजिए, तो हो जाएगा ax² + 2a का मान x और b का मान 2, क्योंकि ये a और b की जगह स्थान है। 2ab + b², तो b माने 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 290। यहाँ x² का x² रहने देंगे, ये जुड़ जाएगा। x² कितना हो जाएगा? 2x² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस 2 और 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x और प्लस कितना हो जाएगा? 4 प्लस 290 इधर रहेंगे, माइनस 290 हो जाएगा बराबर 0। 2x² प्लस 4x। अब 290 में 4 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 286 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से निकालने का 2 तरीका, या तो आप मूल निकालने विधि से निकाल सकते हैं, जैसे d बराबर फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? b² - 4ac, या फिर मैथ खंड का गुणनखंड कर सकते हैं। इसको थोड़ा और आसान कर देते हैं, यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x² प्लस 2 दूनी 4, x का x, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 तिया 6 = 0। यहाँ से 2 यहाँ पर गुना में है, तो जब बराबर के उधर में चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। 143 = 0/2। ये 2 इधर गुना में, इधर आके भागा में, यानी यहाँ बचा क्या? x² प्लस 2x माइनस 143 = 0 बचा। अब यहाँ d बराबर फॉर्मूला से निकालिए। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। तो b का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 का 4 और a का मान कितना हो जाएगा? 1 गुना c का मान कितना है? -143, तो -143। तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 तिया 12 का 2, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 572 और 4 कितना हो जाएगा? 576 हो जाएगा, 576। अब इसमें इसका 2 अनंत हल होगा, तो हम -b प्लस माइनस √d, ये जो है ना आपका द्विघाती सूत्र से हम फॉर्मूला निकाल देते हैं, बटे 2a। तो -b का मान है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस का माइनस प्लस माइनस √d होता है, x नहीं होता है, d होता है। तो d का मान 576 निकला है, तो 576 हो जाएगा बटे 2a का मान तो 1 है, तो -2 प्लस माइनस 576 का वर्गमूल 26 निकलता है, 26 बटे, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब एक बार प्लस में लिखिए, एक बार माइनस में। तो इसको एक बार लिखते हैं प्लस में बटे 2, एक बार यहाँ लिख दे रहे हैं माइनस में। ठीक है, बटे 2। तो 26 में 2 तो बचेगा -24 बचेगा, 24 बटे 2 तो काटेंगे कितना निकलेगा? 12 निकलेगा। और इसका काटेंगे तो -28 हो जाएगा बटे 2, और काटेंगे तो -13 निकलेगा, तो 12 13। तो देखिए माइनस में तो विषम पूर्णांक हो नहीं सकता है, तो पहला वाला कितना निकल गया? 12 निकल गया। कितना निकल गया? 12 निकल गया। अब ये विषम पूर्णांक है? नहीं है। तो विषम पूर्णांक कौन वाला है? -13 है। लेकिन संख्या माइनस में निकल गया है, तो -13 वाला यदि लेंगे
तो पहला हो जाएगा -13, तो दूसरा हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक कहा गया था ना। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169, 13 में 2 जाएगा तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, इसको जोड़ेंगे 9 1 10 14 18 9 1 1 2 290 आ गया। मतलब इसमें ऋणात्मक वाला ही ले लिया गया, यानी -13 आ गया ना, तो -13 वाला ले सकते हैं। तो पहला वाला हो जाएगा -13 और इसमें -13 का मान रखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर -11 आ जाएगा। तो -11 और -13, तो -11 और -13 जो है ये ऋणात्मक में है, तो आप ऋणात्मक संख्या तो ले नहीं सकते, तो इसको हम धनात्मक मान लेते हैं। तो 11 और 13 कौन आ जाएगा, 11 और 13, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। माइनस में आया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका -11 और 13 सॉरी 11 और 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कितना लंबा बन रहा है, ये क्वेश्चन यहाँ मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर नहीं डालना चाहिए था, अब हम क्या करें, डाल दिया है। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन AP समांतर श्रेणी में है, ये जांच करने के लिए, ये आसान सा क्वेश्चन है। जब अंतर समान रहता है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो जांच कीजिए, 2 4 6, 2 में 2 4, 4 और 2 6, ये तो नहीं होगा। 1 और 2 3, 3 और 2 5, ये भी नहीं होगा क्योंकि 9 दिया है। देखिए 1 और 3 4, 4 और 3 7, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जांच करेंगे कैसे, देखिए जांच करने के लिए ना अगला पद में से पिछला पद हम लोग घटा देंगे। तो पिछला पद कितना है, -10 है, तो -10 घटा देंगे तो निकल जाएगा कितना, यहाँ पर आपका निकल जाएगा 4। फिर इसमें अगला पद में से पिछला पद हम घटा देंगे तो कितना निकलेगा आपका, यहाँ पर भी माफ कीजिएगा, यहाँ पर भी निकलेगा 4। इसमें जब अंतर समान निकल रहा है तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सारा अंतर निकाल के देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। 1 4 7 10 इस तरह से AP है। 18वें पद, 18वें पद का मतलब समझते हैं, A18 इक्वल टू A18 बराबर, तो क्या होता है फॉर्मूला A + 17D, A + 17D। तो भैया A का मतलब पहला पद, तो पहला पद कितना है 1 + 17 का 17, D मतलब उसमें अंतर, सारो अंतर, डिफरेंस। तो देखिए 4 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 3, या 7 में 4 घटाएंगे तो 3, या 10 में 7 घटाएंगे 3 बचेगा, तो सारो अंतर 3। तो 17 तो यह कितना हो जाएगा 51, 51 और कितना हो जाएगा 52, तो इसका 18वां पद कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है, तो 10वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात जब दिया रहता है, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है 16:9, तो उसको अनुपात को हम बटा में लिख लेते हैं। 16:9 दिया है ना, इसको हम अनुपात हम बटा लिख देते हैं। जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा ना तो इसमें रूट चढ़ा दीजिएगा, क्या करिएगा रूट चढ़ा दीजिएगा। तो उनके भुजाओं का अनुपात याद कीजिए, तो भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, तो 4:3। तो ऑप्शन नंबर कुछ में है, ऑप्शन नंबर 4:3 ऑप्शन नंबर सी में है। लेकिन कभी कभी भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा, ठीक है, भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा, जैसे मान के चलो दिया रहेगा 4:9, ये है भुजाओं का अनुपात। तो पूछेगा क्षेत्रफल का अनुपात, तो उसमें क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। जब भुजा का दिया रहेगा और जब क्षेत्रफल का निकालेंगे तो स्क्वायर करेंगे, और जब क्षेत्रफल का दिया रहेगा और भुजा का निकालेंगे तो वर्गमूल कर देंगे, आंसर आ जाएगा आसान तरीके से। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप तुरंत निकाल रहे हैं, पहले सबसे पहले समचतुर्भुज को छापिए। समचतुर्भुज में उसका विकर्ण जो होता है ना, लंब समद्विभाजक होता है। लंब मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा। एक भुजा दिया है 8, तो ये 4 होगा और ये वाला 4 होगा। एक विकर्ण दिया है 6, तो ये वाला 3 होगा और ये 3 होगा। तो इसका भुजा, तो समचतुर्भुज का भुजा सब क्या होता है बराबर होता है। अब इसको हम यहाँ से यहाँ काट लेंगे और निकालेंगे तो ये समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये आपका हो गया 3, ये हो गया 4, तो 4 और 3 कितना होता है 4 3 5। ये आपको पाइथागोरस त्रिक याद होगा, 4 3 5 क्या है पाइथागोरस त्रिक। तो ये 3 है ये 4 है, तो ये कर्ण भुजा कितना निकलेगा 5 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है 5, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन, 2 अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए ये आपका y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया, और ये जो प्रतिच्छेद बिंदु क्या बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर। 14 नंबर में y अक्ष से 5 इकाई युग्म और, देखिए y, अरे यार किधर किधर जा रहा है, सीधा लाइन खींचिए। ये सपोज दैट y अक्ष है, y अक्ष है। अब x अक्ष वाला मान लेते हैं, ये है x अक्ष।
वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म एक्स अक्ष पर एक बिंदु है। अच्छा वाई अक्ष वाला इससे 5 इकाई, एक एक्स अक्ष पर बिंदु बोला, एक्स अक्ष पर। अब ये एक्स अक्ष हम प्लस पर जाएंगे, 1 2 3 4 5, इस पर एक बिंदु P है। तो इसका निर्देशांक देखिए, जब यहाँ पर कोई बिंदु रहेगा तो इसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे? सबसे पहले x वाला पकड़ेंगे, तो x में कितना है 5, उसके बाद y वाला, तो y वाला कितना होगा, बीच में यहाँ पर 0 होगा, तो 5,0 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। यदि दिया है कि साइन ए इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, साइन ए इक्वल टू दिया है 3/4, तो इसमें कॉसेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो पाइथागोरस त्रिकोण को आप याद रखिएगा, 3/4 दिया है, तो साइन ए का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इसका अनुपात कितना दिया है, 3:4। तो हमको क्या अनुपात निकालना पड़ेगा, लंब और कर्ण हमें मिला है अनुपात में, तो निकालना पड़ेगा हमको आधार का। क्या निकालना पड़ेगा, आधार का। आधार का क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है भैया, कर्ण का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, लंब का अनुपात है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो जाएगा कितना, √7। तो आधार का मान गया √7। अब यहाँ पर पूछा है कि कॉसेक ए इक्वल टू, तो कॉसेक ए माफ़ कीजिएगा, कॉसेक ए नहीं लिखा है, कॉसेक ए अब लिखा गया। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या था, ये तो कॉस थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा कॉस, साइन का उल्टा कॉसेक, तो इसका उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा, 4/3। देखिए इसका आंसर तो तुरंत ही मिल जाता, हम तो फालतू में आधार निकाल दें। यहाँ पर क्या पूछा है, कॉसेक का, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन का दिया 3/4, तो इसका हो जाएगा 4/3। तो 4/3 कौन सा ऑप्शन में है, 4/3 आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधार निकलने की जरूरत नहीं है, जब इसका उल्टा वाला पूछेगा तो इस तरह से जरूरत नहीं है। 16 नंबर का क्वेश्चन, इसमें ये सिद्ध करने के लिए पूछा गया। अब ये भी जो क्वेश्चन था ना, ये भी क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर का पूछना चाहिए था, बट शॉर्टकट में पूछ दिया। अब हम करें तो करें क्या, इसमें दिया है tan A इंटू 1 - sin A। अब ये सिद्ध करने वाला हिसाब 8/3 में मिलेगा, तो सेक थीटा को तोड़ दीजिए 1/cos थीटा में, ठीक है, यानी cos A, और tan थीटा को तोड़ दीजिए sin थीटा/cos थीटा, यानी sin A/cos A, ठीक है, इसको तोड़ दीजिए और इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए, 1 - sin A का 1 - sin A, ठीक है। यहाँ एलसीएम लीजिए, cos A का लघुत्तम हो जाएगा cos A से cos A भाग देंगे 1 प्लस cos A कटेगा, तो यहाँ बचेगा आपका sin A, और sin A का ब्रैकेट करेंगे इंटू 1 - sin A, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो यहाँ a + b और यहाँ a - b, तो इसका आंसर होता है a² - b², और b का जगह साइन, तो साइन a का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर a बटे cos A का cos A। 1 का स्क्वायर 1 होगा, और यहाँ साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर A होगा बटे cos A का cos A। 1 - sin स्क्वायर A जो होता है, ये फार्मूला होता है cos स्क्वायर A के बराबर होता है, 1 - sin स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर A, और बटे कितना है cos A। 2 को cos में एगो cos कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा cos A एगो, तो जो कि ऑप्शन नंबर cos A बी में है, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आप पढ़ चुके हैं, केवल आपका रिवाइज करना केवल जरूरी है। आप जब तक रिवाइज नहीं करेंगे, आप याद रखिए कोई हिसाब बनने वाला नहीं। 17 नंबर में दिया है कि tan A इक्वल टू √3 दिया है, कितना दिया है, √3। तो इसमें पूछा है कि फाइंड द वैल्यू A, यानी इसमें वैल्यू A का मान ज्ञात करने के लिए है। तो tan यहाँ पर k डिग्री का मान रखेंगे, √30 आएगा, तो देखिए ऑप्शन दिया 90 डिग्री। तो अगर tan 90 डिग्री का मान रखेंगे भैया, तो 90 डिग्री का मान तो क्या होता है, अनंत होता है, इन्फिनिट होता है, ये तो नहीं होगा। दूसरा, अगर tan 60 डिग्री का मान रखेंगे, दूसरा ऑप्शन ध्यान से देखिए, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। हाँ, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें tan A का मान √3 दिया है, तो A का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 45 का मान रखते हैं, तो tan 45 का तो मान 1 होता है, तो ये भी होता नहीं होता। 30 का मान होता है 1/√3, अगर tan का पूछे तो, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर, जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी परछाई मतलब ऊंचाई बराबर हो, मतलब कोई खंभा है और उसका जो ऊंचाई है, छाया की ऊंचाई, देखो जब ये खंभा है तो नीचे वाला उसका छाया होगा, तो खंभा यहाँ कई डिग्री का बनाता है, 90 डिग्री का। और जब ये दोनों बराबर होता है, तो ध्यान से इसको समझेंगे ना, ये खंभा यहाँ 90 डिग्री कौन बनेगा, क्योंकि सीधा रहता है। तो जब ये दोनों बराबर है, छाया और खंभे की ऊंचाई, इसका मतलब ये
इसका नाम क्या हो जाएगा समझ, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ये वाला है तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा बराबर। अब जब ये 90 है तो इसका मतलब ये 45 और ये कितना होगा 45, ताकि 45 45 जोड़ेंगे तो आ गया 90 और ये 90 90 90 180, जो त्रिभुज के तीनों कोणों ये फल होता है। इसका मतलब जब ये दोनों भुजा बराबर रहता है तो बीच वाला कोण कितना हो जाएगा 45। तो सूर्य का 49 कोण यानी यूनियन कोण 45 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर, अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। तो सबसे पहले आप अर्धवृत्त को छापिए। पहले यहाँ वृत्त छाप लिए, ये तो कैसा वृत्त हो लो रे, चल अब ठीक बन गया। अब सपोज दैट एक लाइन तो खींचिए, पहले एक लाइन खींच लेते हैं। अरे बाबा तो खिंचाइए नहीं रहा है, चलो छोड़िए हम खुद से खींच लेते हैं। ये बन गया अर्धवृत्त ऊपर वाला। तो अर्धवृत्त में जितना भी कोण होता है, देखिए अर्धवृत्त में ये कहाँ बना अर्धवृत्त में कोण बना है, आप इसको भी बनाइए। जितना भी कोण बनाओ, जितना भी कोण बनाओ, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है समकोण होता है। क्या होता है समकोण। क्लास 9th के थ्योरम में आप पढ़े होंगे, ये क्लास 10th में नहीं है बट पूछ दिया है। जितना भी कोण बनाएंगे ना तो अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है समकोण यानी 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। यानी दो वृत्त है, कितने वृत्त है दो वृत्त है, और दोनों वृत्तों के जो केंद्रों के मध्य की जो दूरी है उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर है। सपोज दैट इसकी त्रिज्या x मीटर है, ठीक है, तो इसकी भी त्रिज्या कितना होगा x मीटर होगा, ठीक है, मतलब दोनों केंद्रों के बीच की दूरी हो गया x मीटर। अब उनके त्रिज्याओं का जो योग के बराबर है, मतलब दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। अब पूछा गया कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में एक कॉमन हो, तो दोनों में एक कॉमन कहाँ खींच सकते हैं, इसके बीच में खींच सकते हैं, ठीक है, तो इसके बीच में कॉमन हो जाएगा। तो इसमें कई गो स्पर्श रेखा हो जाएगा, उभयनिष्ठ एगो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होती है। ये मस्त सा क्वेश्चन कि वृत्त से जो केंद्र है, सपोज दैट ये वृत्त का केंद्र है, समदूरस्थ जीवाएं, समदूरस्थ मतलब जो समान दूरी पर रहेगा। सपोज दैट कि ए बी क्या है, एक वृत्त का पहला जीवा जो केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और एक समदूरस्थ आर को ले लेते हैं जो 5 सेंटीमीटर के दूरी पर है। केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होते हैं, तो ये जो 5 सेंटीमीटर का केंद्र से दूरी है ना, तो ये जीवा भी कितना होगा, अगर मान लेते ये 10 होगा तो नीचे वाला भी कितना होगा 10। केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवा है तो जीवाएं क्या होगा हमेशा समान होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन, दो गोले का आयतन का अनुपात 8:27 है। दो गोला है, इसका अनुपात कितना दिया 8:27, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसको मान लेते हैं पहला गोला। दूसरा गोला 4/3 पाई आर क्यूब, इसको मान लेते हैं दूसरा त्रिज्या मान लेते हैं। ये गोलक आयतन है और इसका अनुपात कितना दिया है 8/27 दिया, 8/27। देखिए 8:27 का मतलब समझिए, अनुपात को हम लिख सकते हैं बट्टा, तो ये लिख दिए हैं। अब 4 4/3 पाई कट जाएगा, तो अगर यहाँ से बचेगा R1 और यहाँ से बचेगा R2, ठीक है, तो इधर से बैठेगा घन रूट, क्या बैठेगा घन रूट, और नीचे भी बैठेगा घन रूट, क्योंकि इधर वाला क्यूब जो है ना इधर घन रूट बैठेगा। तो 8 का क्यूब निकलेगा भैया 2 और 27 का निकलेगा 3 निकलेगा। इसका मतलब पहला त्रिज्या 2 निकल गया और दूसरा त्रिज्या निकल गया 3। अब पूछा है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अनुपात मतलब बट्टा, फिर 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब ये इसका दूसरा त्रिज्या है। तो 4 पाई तो कटेगा, तो इसमें आर का स्क्वायर और नीचे R2 का स्क्वायर। तो इसमें आर का मान है 2 तो 2 का स्क्वायर, इसमें आर का मान है 3 तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अनुपात पूछा है तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा 9, तो 4:9 ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा है कि किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई है। देखिए वक्र का मतलब कितना आता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का पूछा है। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 144 पाई दिया है, तो भैया 4 एकम 4, 4 दूनी 4 तिया 12, 2 बचा 4 छक 24, और पाई से पाई ये कट जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ आर स्क्वायर बचेगा कितना 36। तो अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर बचेगा रूट और 36 का वर्गमूल निकल जाएगा 6। तो पूछा है कि उसकी त्रिज्या क्या होगा। अरे भाई कहाँ कहाँ जा रहे हैं, देखिए तो उसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर निकल गया। तो 6 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 माने ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 24 नंबर। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रक्रिया। देखो चित का मतलब होता है हेड और पट का मतलब होता है टेल। तो एक चित में कितने परिणाम, तो टोटल परिणाम को हम लोग बोलते हैं एनएस। तो एक चित में, एक सिक्के में 2 परिणाम। इसमें पूछा है कि चित आने, तो चित यानी हेड तो एक ही बार आएगा ना, तो जो अनुकूल परिणाम होगा यानी एन ई का मान होगा 1 होगा। अब इसमें पूछा है कि प्रक्रिया क्या होगा, यानी प्रक्रिया का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। तो भैया अनुकूल 1 है और कुल है 2, तो 1/2। तो 1/2 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान से देखिए 1/2 दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग अब 25 नंबर। निश्चित घटना की प्रक्रिया होती है, तो निश्चित घटना की प्रक्रिया 1 होती है। और पूछता कि अनिश्चित घटना की प्रक्रिया, तो अनिश्चित घटना की प्रक्रिया होती है 0। अनिश्चित घटना की प्रक्रिया होता है 0 और निश्चित घटना वाला 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किधर गया 26 नंबर। एक पासा को उछाला जाता है। एक पासा हम समझते हैं इस तरह से, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। इस तरह से ना अंकित क्या हो रहा था, 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। लूडो सोचते हैं, लूडो गुटी हम लोग खेलते थे बड़ी, लूडो वो जो गुटिया होता है उसको पासा कहा जाता है। इसमें सम संख्या, तो सम संख्या एगो 2 आएगा, एगो 4 आएगा, एगो 6 आएगा। तो पहले टोटल जो परिणाम होगा, टोटल परिणाम तो 6 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 6 परिणाम होता है। अनुकूल परिणाम, तो पूछा है कि सम संख्या, तो सम संख्या 3 आएगा, तो अनुकूल परिणाम 3। अब इसमें पूछा है कि इसका प्रक्रिया कितना होगा, तो अनुकूल बटे कुल, इसको काटेंगे तो निकम 3, 3 दूना 6, तो 1/2 निकलेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 27 नंबर। यदि x + 2 और 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना बड़ी आसान हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन 3 नंबरिया में पूछना या 2 नंबरिया में पूछना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव में इसको नहीं पूछना चाहिए था। देखिए पहला पद कितना है भैया, x + 2 है। ठीक है, तो पहला पद 2 है, इसमें हम सारवंतर निकालते हैं। सारवंतर मतलब d, क्या होता है फॉर्मूला, a2 - a1। तो a2 का मान कितना है 3x है, और माइनस a1 का मान कितना है x + 2 है, x + 2, तो 3x का 3x, यहाँ हो जाएगा x + - 2 का 2, 3x में 1x, तो बचेगा 2x - 2 निकल गया। इसमें आ गया d का मान निकल गया। इसमें पूछा है कि इसका समांतर श्रेणी में x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम पकड़ लेते हैं तीसरा पद मतलब a3 का मान क्या दिया है, ax 4x + 1 दिया। तो a3 का फॉर्मूला होता है a + 2d, ठीक है। और यहाँ से 4x + 1 का 4x + 1, a का मान देखिए x + 2, तो यहाँ रखेंगे x + 2 रख देंगे, ठीक है। और d का मान है 2x - 2, तो 2x - 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2x - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x - 1 हो जाएगा। यहाँ से x + 2 का x + 2, 2 दूनी हो जाएगा 4x, और 2 दूनी हो जाएगा 4, ये प्लस का 4x इधर आके माइनस का 4x, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, उधर बचा 0 बचा। अब प्लस का 4x माइनस का 4x कटेगा, तो यहाँ बचेगा x, ठीक है। 4 2 अरे कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, ये माइनस का 1 नहीं प्लस का x था, माफ़ कीजिएगा, यहाँ कितना था प्लस का x था, तो इधर आके क्या हो जाएगा, यहाँ होता माइनस का x हो जाता, ठीक है, माइनस का x। तो यहाँ पर -4 और -1 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -5, और 5 और ये 2 घटेगा तो बचेगा -3 बराबर 0, -3 उधर जाके +3, तो x का मान निकल गया 3 इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी नंबर में, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया है कि ये 6, 8, 9, x और 13 का माध्य 10 दे दिया। अच्छा, इसका माध्य कितना दे दिया है, 10 दे दिया, माध्य 10 दे दिया। तो माध्य का क्या होता है फॉर्मूला, कुल प्रेक्षणों का जोड़, कुल प्रेक्षणों का जोड़, ठीक है।
और बटे कुल परीक्षणों की संख्या बटे कुल परीक्षणों की संख्या। कई गो परीक्षण 1 2 3 4 5, तो बटे देंगे 5 बराबर कितना हो जाएगा 10। देखिए 6 8 14, 14 6 20, 20 और 3 23, 23 3 26, 26 और 10 36, तो हो जाएगा 36 और x का x रहेगा बटे 5 का 5 बटे बराबर 10। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 36 प्लस 1 36 प्लस 1 और 10 पंजे 50, ये 10 पच्चीस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये प्लस का 36 इधर आके माइनस का 36, तो बचेगा कितना 14। तो आपका हो गया माध्यक, यानी x का मान पूछा है तो 14 निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो 28 नंबर राइट आंसर हो गया। यानी जब माध्यक का मान दिया रहेगा माध्यक का मान, तो यहाँ बराबर देना है, इसका फॉर्मूला इधर बैठाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, आंसर निकल जाएगा। ये तो आसान बात है। 29 नंबर में इसका पूछा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक में सबसे ज़्यादा बार क्या आया है 2 एक बार आया है, 2 बार 3 बार, 2 3 बार आया, और 6 एक बार आया है, ये तो नहीं होगा। 4 एक बार आया है, 5 एक बार आया है, 3 एक बार आया है, 1 एक बार, 0 एक बार। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है 2 आया है। तो बहुलक का मतलब क्या होता है सबसे अधिक बार आने वाला परीक्षणों की संख्या। तो सबसे अधिक आया है 2, तो इसका बहुलक हो जाएगा 2। 30वां प्रश्न इसमें पूछा है कि इसका माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए क्या गो 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो ये क्या है विषम संख्या। क्या है विषम संख्या। अब जब विषम संख्या रहता है तो माध्यिका का क्या होता है फॉर्मूला, तो ये आपको याद होना चाहिए कि जब विषम संख्या रहता है तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है n+1 बटे 2वां पद, n+1 बटे 2वां पद। तो n का मान कितना है 7, तो 7 + 1 बटे 2वां पद, ठीक है। 7 और कितना हो जाएगा 8 बटे 2वां पद, th लिखते हैं, कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। तो फोर्थ पद, तो फोर्थ पद को सजाइए, तो पहले आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम में सबसे पहले सजाएंगे ना, तो पहले निकलेगा 7 निकलेगा, इसके बाद 8 हो जाएगा, इसके बाद 9 हो जाएगा, इसके बाद 10 हो जाएगा, इसके बाद 11 हो जाएगा, इसके बाद 12 हो जाएगा, इसके बाद 15 हो जाएगा। तो चौथा पद कौन सा है पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो चौथा पद 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगर आप आरोही क्रम में नहीं सजाते और चौथा पद मारते हैं तो आंसर आता है 15, जो कि इनमें से आप कोई नहीं मार देते। तो थोड़ा कन्फ्यूज होके नहीं, आप इत्मीनान पूर्वक से मानिएगा। वीडियो पर 40 मिनट का हो गया। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो क्वेश्चन है आप लोग समझ गए होंगे। और भी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, 31 नंबर 32 नंबर क्वेश्चन और भी है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट करके, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज 30 प्रश्न को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दूसरे पार्ट को। तब तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।